आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आउटसाइन विथ अस पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रीजनिंग का सेट 22 करेंगे। जिनका भी बिहार एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, चाहे आप CGL 4 की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार का CHSL की तैयारी करते हैं या फिर BPSC के थ्रू ASO का पोस्ट आया है आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए यह सेट है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज के इस सेट को करते हैं। और हाँ, जिनको भी यह PDF चाहिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करेंगे 9606429601। चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह को बदल सकती है। यानी इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है 157, 154, 150, 165। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, तो ये देखिए कि अगर हम पहले रो की बात करें तो पहले रो में कौन कौन सा नंबर है, 9, 28 और 85। अगर हम 9, 28 और 85 को ध्यान से देखें तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। क्या कि अगर हम 9 में 3 से गुना करें और उसमें 1 जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा। 9 तिया 27 और 1 28। उसी तरह से अगर हम 28 में 3 से गुना करेंगे, 28 में जब हम 3 से गुना करेंगे तो 84 आएगा और उसमें हम जोड़ देंगे कितना, 1, तो क्या मिल जाएगा, 85। तो एक पैटर्न आपको दिखा कि गुना करना है 3 से और उसके बाद 1 जोड़ना है। अगर हम तीसरे रो की बात करें, तीसरे रो में क्या क्या नंबर है, 7 है, 22 है और 67 है। 7, 22 और 67। अगर हम 7 में 3 से गुना कर दें, कितने से, 3 से गुना कर दें तो 21 होगा और उसमें जब 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 22। यहीं देखो सेम पैटर्न पर काम कर रहा है। उसी तरह से 22 में जब हम 3 से गुना कर दें फिर 1 जोड़ देंगे तो क्या मुझे मिल जाएगा, हमें मिलेगा 67 मिल जाएगा। तो यहीं सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 17 है और ये है 52। तो 17 से 52 होने का मतलब है कि इसमें हम 3 से गुना करके और फिर 1 जोड़ दिए होंगे तो 17 तिया 51 और 1 52 बन गया। उसी तरह से हमें निकालना है कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा। तो सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए 52 में 3 से गुना करना है और 1 जोड़ना है। अब देखो 52 में जब हम 3 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 दूना 6, 5 15, 156 बन गया। और उसमें जब हम 1 ऐड कर देंगे तो यह क्या बन जाएगा, 157। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। और इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। क्या है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है, बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर दिए गए इस 4 ऑप्शन में से क्या होगा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप नंबर को देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। नंबर क्या है, 1, 2, 4, 7, 13, 24, 44। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखिए तो ये अगर हम इस 7 को देखते हैं, अब बताओ 7 को देखने से कुछ आपको समझ में आया। हाँ, मुझे समझ में आया कि अगर हम 1, 2 और 4 को एक साथ ऐड करें, यानी 1, 2, 3 और 3 और 4 को ऐड करेंगे क्या बन जाएगा, 7। यानी कि 7 के पहले का जो 3 नंबर है 1, 2, 4 को जोड़ेंगे तो 7 बन जाएगा। उसी तरह से अगर हमें चाहिए 13, अगर हम इस 13 पर फोकस करें, 13 पर फोकस करें तो 13 कैसे बना है, तो ये पिछला 3 संख्या को जोड़ दीजिए, 2, 4, 6 और 7 क्या बन जाएगा, 13। तो अब आपको समझ में आ गया कि पिछला 3 संख्या को जोड़ने के बाद जो बन रहा है संख्या वह चौथे स्थान पर जा रहा है। एक बार फिर हम आगे चेक करते हैं, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 24। तो अब हम पिछला 3 संख्या लेंगे तो 24 से पहले का 3 संख्या 13, 7 और 4। तो अब जोड़ देते हैं, 4, 7, 11 और 11 और 13 क्या बन गया, 24 बन गया। यानी कि यह सेम पैटर्न पर फॉलो कर रहा है। क्या है पैटर्न, कि पिछला 3 संख्या जोड़ना है। एक बार हम 44 के लिए भी चेक करते हैं। जैसे देखो ये है 44, तो 44 के पहले क्या है, 24, उससे पहले 13, उससे पहले 7, सबको जोड़ लो, 7, 13, 20 और 20 और 24, 44। तो एक पैटर्न बन गया ना। चलिए तो अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। कैसे करेंगे, तो अब देखो क्वेश्चन मार्क से पहले का जो 3 संख्या है ना उसे जोड़ लेते हैं, जोड़ दो। या आप देखो थोड़ा सा फास्ट करना है ना तो आप यूनिट डिजिट पर भी काम कर सकते हैं। जैसे देखो इसके अंक में 13 के अंत में क्या है, 3, 24 के अंत में क्या है, 4, 44 के अंत में क्या है, 4। तो केवल इकाई अंक को जोड़ लो, अंतिम वाले अंक को जोड़ो। तो जोड़ते हैं तो क्या होगा, 3,
4 3 7, 7 4 11, यानी जिसके अंत में 1 होगा, 11 का मतलब अंत में 1, तो 1 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं तो सिंपल जोड़ते हैं 13 और 24, 13 और अगर हम 24 को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा 37, और उसमें जब हम 44 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 81। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि 80 को हम 20 के बराबर लिखते हैं, BEG को 70 के बराबर लिखते हैं, BANK को हम क्या लिखेंगे। चलिए, तो जिस कूट का यूज करते हुए हम 80 को 20 लिखे, BEG को 70 लिखे, उसी कूट का यूज करते हुए बैंक को हम क्या लिखेंगे। क्या 318 लिखेंगे, 308 लिखेंगे, 228 लिखेंगे, 282 लिखेंगे। आप वीडियो को रोक करके 2 सेकंड तक सोचिए और फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब इस तरह का अल्फ़ाबेट वाला हो, आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ए का कौन सा पोजीशन है, बी का, सी का, डी का, आपको जेड तक याद होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ ए तो आपको दिमाग में 1 आ जाना चाहिए, डी तो दिमाग में 4 आ जाना चाहिए, पी तो 16 आ जाना चाहिए, यू 21 आ जाना चाहिए, जेड 25। तो इस तरह से आपको ध्यान में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर नंबर दिया गया है ए टी, तो ए का ए और टी है, तो ए का नंबर कितना होता है 1, टी का नंबर कितना होता है 20। अब इन दोनों में हम क्या करें कि ओवरऑल जो फाइनल रिजल्ट है वह 20 आ जाए। तो आप कह सकते हैं कि 1 और 20 में जब हम गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। आगे हम यही सेम पैटर्न पर फॉलो करता है या नहीं वो हम चेक करते हैं। जैसे BEG है तो बी का कोड 2, ई का पोजीशन 5, जी का पोजीशन 7। अब 2, 5 और 7 में अगर हम आपस में गुना करें तो क्या मुझे 70 मिलेगा। तो हम चेक करते हैं, 2 में 5 से गुना करेंगे 10, 10 में 7 से गुना करेंगे 70, तो 70 मिल गया ना। यानी क्या पैटर्न है कि पहले लेटर का नंबर देखना है, लेटर किस पोजीशन पर है, जिस पोजीशन पर है उस सबको आपस में गुना कर देना है। जैसे यहाँ पर बी है, ए है, एन है और के है। बताओ बी का पोजीशन क्या होगा, 2 होगा, ए का पोजीशन 1 होगा, एन का पोजीशन 14 होगा और के का पोजीशन 11 होगा। अब हमें इन सब में इन चारों को आपस में क्या करना है, गुना करना है। अब बताओ गुना करेंगे तो क्या होगा। अब देखो 2 में 1 से गुना किए 2 हो गया, 2 में 14 से गुना किए 28 हो गया, और 28 में 11 से गुना करना। देखो 28 में 11 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 28 और नीचे भी 28 जोड़ दो, 8 8 2 10, 2 और 1 3। तो बैंक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 308 लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंक उसी प्रकार आपस में संबंधित है जैसे दिए गए अंक समूह में है। नंबर क्या है 2197, 2197, और दूसरा क्या है 1331, 1331। देखिए यहाँ पर 1331 को देखकर आपके दिमाग में आना चाहिए कि यह क्या है, 11 का घन है, 11 का क्या है, क्यूब है। आपको 1 से लेकर 20 तक, कम से कम 1 से लेकर 20 तक आपको सभी संख्याओं का घन आना चाहिए। 1 से लेकर 30 तक या 1 से लेकर 50 तक आपको सभी संख्याओं का वर्ग आना चाहिए। ये आपके मैथ्स में भी काम देगा, साथ ही रीजनिंग में भी काम देगा। जैसे यहाँ पर देखिए 1331 देखे और मुझे समझ में आ गया कि यह 11 का घन है। यह है 2197, तो 2197 देखकर क्या समझ में आया कि यह 13 का घन है। आई बात समझ में। तो देखिए पहले क्या लिखा हुआ है 2197, बाद में लिखा हुआ है 1331। तो इसी बात को हम 2197 और 1331 न लिख के हम इसे क्या कह सकते हैं कि यह 13 का घन है और यह 11 का घन है। अब क्या इन दोनों का जिस पैटर्न पर है उसी पैटर्न पर इन 4 ऑप्शन में कौन है ये आपको बताना है। जैसे अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, तो यहाँ पर क्या है 1331, तो 1331 का मतलब हो गया 11 का घन। फिर क्या है 729, तो 729 का मतलब हो गया 9 का घन। यहाँ पर देखिए 13 और 11 में अगर हम बात करें, 13 और 11 इन दोनों में एक रिलेशन है। पहला रिलेशन तो है कि 13 से 11 2 का कमी है। तो यहाँ पर हम ढूंढना स्टार्ट करेंगे कि पहला संख्या और दूसरा संख्या में 2 का गैप होना चाहिए। एक दूसरा पैटर्न भी है, 13 भी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और 11 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो हम अभाज्य संख्या वाला भी ग्रुप ढूंढेंगे। तो जैसे अगर हम पहले ऑप्शन की बात करेंगे तो 11 और 9 है, तो 11 और 9 के बीच में गैप कितने का होता है, तो 2 का होता है।
चलिए आगे भी चेक करते हैं। अगर हम बी ऑप्शन की बात करेंगे तो बी ऑप्शन में पहला नंबर कितना है 343। 343 का मतलब 7 का घन, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343 और 125 होने का मतलब ये हो गया 5 का घन। अब देखिए यहाँ पर दो पैटर्न यहाँ भी है, 7 से 5 होने का मतलब 2 का कमी हो गया और 7 भी देखो प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो अब यहाँ पहले ऑप्शन में क्या था, पहले ऑप्शन में केवल 2 का कमी है, पर यहाँ पे क्या है 2 का कमी भी है और प्राइम वाला भी पेयर है। आगे भी चेक कर लेते हैं। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें, यह क्या है 512। 512 का मतलब 8 का घन, 216 तो 216 का मतलब क्या है 6 छक 36 छक 216, यानी ये 6 का घन हो गया। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ में डिफरेंस कितने का है 2 का डिफरेंस है। अगर हम डी वाले ऑप्शन की बात करें तो ये क्या है 729। 729 का मतलब 9 का घन। 343 का मतलब क्या हो गया 343 7 का घन होता है। अब यहाँ पर एक पैटर्न देखना है आपको कि 13 और 11 में जो पैटर्न है वैसा सेम पैटर्न इन 4 ऑप्शन में किसके साथ है। तो हाँ 13-11 में 2 का डिफरेंस था, 2 का डिफरेंस तो हर एक ऑप्शन में है, तो डिफरेंस वाला पैटर्न काम नहीं करेगा। तो कौन सा पैटर्न काम करेगा, प्राइम नंबर वाला, अभाज्य संख्या वाला, और अभाज्य संख्या का केवल एक ही ग्रुप है ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ भी आपको उसी तरह से बताना है कि जो संबंध सिस्मोलॉजी और भूकंप में है वैसा संबंध ए बी सी डी इन 4 ऑप्शन में किसके पास है। तो भूकंप और सिस्मोलॉजी में क्या संबंध है, अर्थक्वेक और सिस्मोलॉजी में क्या संबंध है। तो आपको पता होना चाहिए कि भूकंप के अध्ययन को, अर्थक्वेक के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो उसी तरह से आपको पता करना है कि क्या पौधे के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं, क्या पक्षी के अध्ययन को पक्षी विज्ञान कहते हैं, चिनार के अध्ययन को मनोविज्ञान कहते हैं, या नशे के अध्ययन को वृक्क विज्ञान कहते हैं। तो हाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि हम पक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं, पक्षी विज्ञान कहते हैं। वर्ड्स के अध्ययन को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या है कि एक पैटर्न के साथ पारदर्शी शीट का एक आंकड़ा नीचे दिया गया है। देखो एक पारदर्शी शीट है, फिर क्या बोला गया, बिंदीदार रेखा पर पारदर्शी शीट को मोड़ने पर, देखो ये बिंदीदार रेखा है ना, तो इसी पर मोड़ा जा रहा है। फिर देखो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर ब्लैंक है, ब्लैंक है, ब्लैंक है, ब्लैंक है। इसका मतलब है कि इस पेज को इस तरफ से हम लोग मोड़ दिए, यानी ये वाला जो कोना है वो यहाँ आ जाएगा और यह कोना घूमकर यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, इसे फोल्ड करना है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोला जा रहा है कि मोड़ने के बाद जो 4 विकल्प दिए गए हैं तो कौन सा पैटर्न आपको दिखेगा। चलिए तो हम देखिए क्या कैसे करते हैं। देखिए ये आप मेरे पास फिगर है और इसी बीच से मोड़ना है। ये वाला डिजाइन देखो पहले से बना हुआ है, यहाँ पर सर्कल है, यहाँ पर एक डैश है, यहाँ पर एक खड़ा डैश है और यहाँ पर एक सर्कल है। जब हम मोड़ेंगे तो ये वाला डैश कहाँ आ जाएगा, ठीक यहाँ पर बीच में आ जाएगा, और ये जो सर्कल इस तरह से है ये सर्कल यहाँ पर आ जाएगा। और देखो ये जो लाइन है ये लाइन भी आपको दिखेगा। तो पहले आपको ढूंढना है एक सर्कल, उसके बीच में बड़ा लाइन, फिर नहीं हाँ ये खड़ा लाइन है, यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ, हाँ ये खड़ा लाइन होना चाहिए। फिर उसके बाद देखो ये वाला सर्कल यहाँ पर आ जाएगा, तो एक सर्कल, और ये पहले से पड़ा लाइन है तो ये पड़ा लाइन होना चाहिए। और ये देखो एक लाइन बीच में पहले से था, डिवाइड कर रखा है, तो ये वाला भी डिवाइडर भी चाहिए। और इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ ब्लैंक हो जाएगा। अब आपको ढूंढना है कौन सा ऑप्शन है, तो इसके जैसा मिल रहा है कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। देखिए इस ऑप्शन को एलिमिनेट करते ऑप्शन मेथड से भी, जैसे कि पहला और दूसरा नहीं होता, ये बिल्कुल गलत हो गया। तीसरा क्यों नहीं होगा, देखो तीसरा और चौथा में आपका मतलब ये बी और डी में कौन सा होगा वो देखना है। बी में भी देखिए एक सर्कल, फिर खड़ा लाइन, सर्कल खड़ा लाइन, सर्कल बड़ा लाइन, सर्कल बड़ा लाइन है। पर यहाँ पर देखिए कि ये बीच वाला लाइन यहाँ पर नहीं है, तो हमें चाहिए, देखो ये बीच वाला लाइन है, ये कौन सा फिगर है, पारदर्शी सीट है ना, पारदर्शी पेपर है, तो ये जो लाइन है ब्लैक कलर का, ये जो लाइन है आपको, ये लाइन है, ये आपको यहाँ भी दिखना चाहिए। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही ऑप्शन डी किया था, तो डी आपका गलत है, सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, और ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जब मैं भी ट्राई कर रहा था स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि शायद
इसका ऑप्शन गलत है, पर बाद में पता चला कि नहीं, इसका ऑप्शन सही है। जैसे देखिए कि फॉरेस्ट का जो संबंध TSROFE से है, उसी प्रकार मूविंग का संबंध इस दिए गए 4 ऑप्शन में किससे है। तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको डिकोड कर देंगे। जैसे एफ है तो एफ का पोजीशन 6, ओ का पोजीशन 15, आर का पोजीशन 18, ई का पोजीशन 5, एस का पोजीशन 19 और टी का पोजीशन 20। आपको याद होना चाहिए। अब देखो TSROFE लिखा हुआ है तो टी का पोजीशन 20, एस का 19, आर का 18, ओ का 15, ई का एफ है, एफ का 6 और ई का 5। अब देखिए कि क्या रिलेशन हुआ होगा। पहले तो मेरे दिमाग में आया कि 20 है तो टी से अंत हुआ तो हम क्या किए, टी से स्टार्ट किए। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर क्या किए कि देखो ये जी से अंत हो रहा है तो हमने क्या किया कि जी से शुरू किया। अब जी से शुरू होने वाला केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो इस तरह से हम बाकी ऑप्शन को गलत करके और हम ऑप्शन टिक कर दिए सी। पर ये सी ऑप्शन भी गलत है। क्यों गलत है मैं वो आपको बताता हूँ। उसके बाद देखिए एस है तो यहाँ भी क्या है, एस है, यानी कि देखो अंत से स्टार्ट हुआ, टी है तो टी हो गया, एस है तो एस हो गया। तो यहाँ भी देखिए जी से हम स्टार्ट किए, जी पर यहाँ अंत हुआ तो जी से स्टार्ट किए। उसके बाद जी के पहले क्या था, एन, तो वो चला जाएगा जी के बाद, यानी जी के बाद एन होना चाहिए। पर यहाँ पर क्या है, जी के बाद तो आई है, तो गड़बड़ हो गया। यानी कि ये पैटर्न पर एक क्वेश्चन है ही नहीं। तो अब आप सोचिए कि किस पैटर्न पर यह क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको यह पैटर्न बताता हूँ, 1 सेकेंड। चलिए मैं आपको पैटर्न बताता हूं। जैसे यहां पर आपको समझ में आएगा कि यह 20 है, 19 है, 18 है, 15 है, 6 है और 5 है। कहने का मतलब कि यहां पर जो भी नंबर आया उस नंबर को हम घटते क्रम में सजा दिए। 20, उसके बाद 19, उसके बाद 18, 15, 6, 5 और फिर उसका पोजीशन का लेटर लिख दिए। जैसे 20वां नंबर पर टी होता है, 19वां नंबर पर एस होता है, 6ठा नंबर पर एफ होता है, 5वां नंबर पर ई होता है। आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। पहले क्या करना है, पहले नंबर लिख लेना है, उसका पोजीशन का नंबर लिखना है, फिर उसे हमें अरेंज करना है घटते क्रम में, बढ़ते से घटते क्रम में, सबसे बड़ा छोटा 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 इस तरह से, और फिर उसका पोजीशन लिख देना है। चलिए क्या यही पैटर्न पर आंसर आएगा वो आप देख लेते हैं। जैसे बताइए एम का पोजीशन 13, ओ का पोजीशन 15, भी का पोजीशन 22, आई का पोजीशन 9, एन का पोजीशन 14 और जी का पोजीशन 7। अब हमें क्या करना है, इसे अरेंज करना है किस तरह से, घटते क्रम में। यानी सबसे पहले सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है 22, उसके बाद कौन है 15, उसके बाद कौन है 14, उसके बाद कौन है 13, उसके बाद कौन हो गया 9 और सबसे अंत में क्या है 7। यानी देखो 22 है तो 22 का मतलब भी, 15 का मतलब ओ, 14 का मतलब एन, 13 का मतलब एम, 9 का मतलब बताओ आई और 7 का मतलब जी। यानी VONMIG होना चाहिए। अब बताओ किस में है, तो ये है ऑप्शन बी में, VONMIG। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन क्या है, डिजीज इज रिलेटेड टू पेन इन द सेम वे एज एक्सीडेंट इज रिलेटेड टू व्हाट। बोला गया है कि रोग का जिस तरह से संबंध दर्द से है उसी प्रकार दुर्घटना का संबंध किससे होगा। तो अब देखिए आपको समझना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब हमें रोग होता है तो रोग के केस में दर्द भी होता है। तो जब हमें दुर्घटना होगा तो दुर्घटना के बाद चोट लगता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि रोग होने पर दर्द होता है तो दुर्घटना होने पर चोट लगता है। क्लियर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाँ ध्यान देंगे क्या है, ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है, तो हम ध्यान से करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 स्टेटमेंट है, पहला और दूसरा। कंक्लूजन, 3 कंक्लूजन दिया गया है, तो पहले हम लोग स्टेटमेंट की बात करेंगे। बोला गया है कि कुछ कागज कॉपी है। देखिए सबसे पहले बोला गया है कागज और कॉपी, तो दोनों में कुछ रिलेशन है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कुछ कागज और कॉपी।
कागज और कॉपी में कुछ रिलेशन है, मतलब ये वाला पार्ट कॉमन हो गया। इसका मतलब कि कुछ कागज कॉपी है, कुछ कॉपी कागज है। दूसरा स्टेटमेंट में क्या बोला गया कि नो कॉपी इज एन इरेजर, कोई भी कॉपी रबड़ नहीं है। देखो ये कॉपी हो गया और रबड़, तो रबड़ को हम लोग दूर बना लिए, ठीक है, कोई भी कॉपी रबड़ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 3 निष्कर्ष दिया गया, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर हम पहले निष्कर्ष की बात करें, बोला गया कि कुछ कॉपियां कागज हैं, यानी कॉपी और कागज में संबंध होना चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल संबंध है। देखो ये हो गया कॉपी, ये हो गया कागज, तो यहाँ ये जो हिस्सा है यहाँ पर जो भी होगा, यहाँ पर कॉपी भी होगा कागज भी होगा, यानी कि कॉपी कागज हो सकता है। तो पहला कंक्लूजन सही हो गया। दूसरा क्या है कि कुछ कागज रबड़ हैं। देखो कुछ कागज रबड़ है, तो कुछ कागज रबड़ होने का मतलब क्या है कि एक कागज और रबड़ में संबंध होना चाहिए। पर यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कागज जो है आपका यहाँ पर है और रबड़ जो है आपका यहाँ पर है, तो इसके हिसाब से दूसरा कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। अगर हम तीसरे कंक्लूजन की बात करें, तीसरे निष्कर्ष की बात करें, तो यहाँ बोला गया कोई भी कागज रबड़ नहीं है, कोई भी कागज रबड़ नहीं है, यानी कागज और रबड़ एक दूसरे से अलग होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये है कागज और यहाँ पर क्या है, रबड़ है। तो यहाँ से क्या पता चला कि हाँ, कागज और रबड़ में कोई समानता नहीं है, यानी कोई भी कागज रबड़ नहीं हो सकता। और यही तो यह स्टेटमेंट कंक्लूजन 3 बोल रहा है कि कोई भी कागज रबड़ नहीं है। तो इस हिसाब से हम स्टेटमेंट 3 को कंक्लूजन 3 को हम सही कह सकते हैं। क्लियर? लेकिन यहीं पर आपको आगे नहीं बढ़ना है, इसमें एक राज और छिपा हुआ है। जैसे ये आपका फिगर बनाने का यह तरीका हो सकता है कि कॉपी और रबड़ में कोई समानता नहीं है, तो हम कॉपी और रबड़ को एक दूसरे से अलग बनाए। पर क्या कहीं क्वेश्चन में ये बोला गया कि कागज और रबड़ में कोई समानता या असमानता नहीं है? तो रबड़ जो हम ये कॉपी से बस आपको दूर बनाना है, तो ये जो रबर है ना, इसको हम लोग यहाँ भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से बना सकते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बना लिए कागज, उसके बाद हम लोग बना लिए कॉपी। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया कि कॉपी और रबड़ में कोई समानता नहीं है, तो रबड़ जो हम यहाँ पर बनाए थे इसको हम लोग इस तरफ से भी बना सकते हैं। यह हो गया आपका रबड़ हो गया। अब इस फिगर के अनुसार अगर हम तीनों निष्कर्ष की बात करें, तो पहला निष्कर्ष क्या था कि कुछ कॉपी कागज है, तो ये वाला एरिया देखिए, ये एरिया कॉपी और कागज को दर्शा रहा है, तो पहला निष्कर्ष तो सही हो गया। अगर हम दूसरे निष्कर्ष की बात करें, तो यहाँ बोला गया कि कुछ कागज रबड़ है, कागज और रबड़ में समानता होना चाहिए। तो हाँ, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ ये एरिया देखो, तो यह एरिया किसके लिए है, कागज के लिए भी है और रबड़ के लिए है, तो दूसरा निष्कर्ष सही हो गया। अगर हम तीसरे निष्कर्ष की बात करें, तो कोई भी कागज रबड़ नहीं है, पर यहाँ पर तो है, ये एरिया कॉमन है, तो तीसरा निष्कर्ष गलत हो गया। तो अब हम पहला फिगर के अनुसार चलें या दूसरा फिगर के अनुसार चलें? अगर हम पहला फिगर के अनुसार चलें तो पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा फिगर के अनुसार भी पहला निष्कर्ष सही है, यानी फर्स्ट कंक्लूजन इज ऑलवेज राइट, पहला निष्कर्ष हमेशा सही है। पर अगर हम पहले फिगर के अनुसार चलें तो केवल कौन सही है, तीसरा सही है। और अगर हम दूसरे फिगर के अनुसार चलें तो कौन सा सही है, दूसरा सही है। तो हम कह सकते हैं कि पहला हमेशा सही होगा, और या तो दूसरा सही होगा या तीसरा सही होगा। मतलब अगर पहला फिगर बनाएंगे तो तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा कोई फिगर बनाएगा तो दूसरा सही हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन होगा, क्या आंसर होगा इसका? एक सही होगा और दूसरा या तीसरा में से कोई एक सही होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो यहाँ पर हम लोग देखिए, केवल निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 या 3 में से कोई एक सही है, यानी कि ऑप्शन भी इसका सही जवाब होगा। क्लियर? तो इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो आप 2 सेकंड ज़्यादा टाइम ले लें, पर ध्यान से करें। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए बार बार ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बार बार जब बनाएंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा और यह कहाँ से लाएंगे। तो इस ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में से ही आपको लिखना है। चलिए तो अब हम लोग पैटर्न को समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एरो की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर एरो, यहाँ पर एरो, यहाँ पर एरो। हम एरो का पोजीशन देखते हैं। पहले एरो का पोजीशन इस तरह से था, उसके बाद एरो का पोजीशन नीचे की तरफ हो गया,
उसके बाद एरो का पोजीशन पश्चिम की तरफ हो गया। अब बताओ यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा है ना, इस तरह से घूमता हुआ, तो अभी इस तरह से घूम रहा है तो अब ऊपर की तरफ जाएगा, यानी एरो का पोजीशन जो है वह किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। अब बताओ यहाँ पर अगर आप ऑप्शन सी की बात करें, कहाँ, ऑप्शन सी में, तो एरो का पोजीशन कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो ऑप्शन सी को हटा दो, हट गया ऑप्शन सी। अब हमें एरो से जितना जानकारी लेना था उतना जानकारी मुझे मिल गया, उससे केवल एक जानकारी मिला कि ऑप्शन सी गलत है। अब हम बाकी देखते हैं सर्कल के हिसाब से। अब देखो पहला में सर्कल में देखो तीनों में सर्कल 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 ही दिया गया है, पर पहला सर्कल में क्या था, देखो इस तरफ काला है और एक भरा हुआ है, मतलब ए हो गया लेफ्ट, ये राइट। उसके बाद सेकंड सर्कल में देखो तो ये जो लेफ्ट साइड है वह कलर है और राइट साइड ब्लैंक है। देखो राइट साइड यहाँ पर कुछ नहीं है, पर ये तो काला है ना। उसके बाद फिर से सर्कल ही है और फिर से देखो लेफ्ट राइट में बताओ कौन सा काला हिस्सा है, तो राइट में काला हो गया। मतलब पहले देखो राइट में काला था, फिर लेफ्ट में काला हो गया, फिर राइट में काला हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, राइट काला, लेफ्ट काला, राइट काला, अब लेफ्ट काला होगा, यानी लेफ्ट में काला होगा और राइट खाली होगा। तो देखो यहाँ पर तो लेफ्ट राइट है नहीं, यहाँ पर तो ऊपर नीचे ऑप्शन बी में, तो बी ऑप्शन को हटा दो। डी ऑप्शन में बात करें तो डी ऑप्शन में क्या है, देखो होना चाहिए एक्चुअल में लेफ्ट में ब्लैक, आर में ब्लैंक, तो यहाँ पर तो आर में ही ब्लैक कर दिया, राइट साइड ही ब्लैक कर दिया, तो इसे हटा दो। बच गया ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए, यही आपका सही जवाब होगा। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और बहुत ही आसान सा सवाल, और इस तरह के क्वेश्चन आपके हर एक सेट में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या है कि जो ये 5 शब्द दिया गया है, इन शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। जैसे बच्चा, विवाह, शिशु, रोजगार और शिक्षा, आपको एक पैटर्न में बनाइए। तो देखिए यहाँ पर बस देख के आपको समझ में आना चाहिए, इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले एक छोटा बच्चा होता है, जैसे हम भी एक समय था जब एक क्या थे, शिशु थे, आप भी एक शिशु थे। उसके बाद आप बड़ा हो गए तो आप बच्चा कहलाने लगे। तो सबसे पहले आप छोटा बच्चा, उसके बाद क्या बन गए, बच्चा बन गए, यानी 1 नंबर चाइल्ड हो गए। जब आप बच्चा बने तो आप शिक्षा आपको मिलना शुरू हो गया, आप पढ़ना स्टार्ट किए, एजुकेशन आप प्राप्त किए, तो 3 1 5 हो गया। जब आप एजुकेशन प्राप्त करेंगे तो आपका जॉब लग जाएगा, आपको रोजगार मिलेगा, यानी उसके बाद हम 4। जब रोजगार मिलेगा तभी आपका शादी होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। देखिए वो बहुत कम केस है कि आपका पहले शादी हो जाए बाद में रोजगार लगेगा। बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिनका बिना शिक्षा पाए हुए भी रोजगार मिल जाता है, वो बिना शिक्षा प्राप्त किए हुए भी उनकी शादी हो जाता है। वो अपवाद वाला केस है, आप उसे हटा दें। बेसिक पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले एक बच्चा जन्म लेता है, छोटा सा बच्चा को हम शिशु कहते हैं। उसके बाद वो थोड़ा जब बड़ा हो जाता है उसे चाइल्ड कहते हैं। उसके बाद उसे शिक्षा प्राप्त करना होता है, जब शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो रोजगार प्राप्त करता है, और रोजगार मिलने के बाद उसका शादी होता है। तो क्या पैटर्न बना, 3 1 5 4 2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, 3 1 5 4 2। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ, बहुत ही बढ़िया सवाल आ गया, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यहाँ पर बताना है आपको त्रिभुज का संख्या। देखिए कल वाले क्लास किए होंगे, सेट नंबर 21 का डिस्कशन जब मैंने कराया, उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे कुछ बेसिक फिगर आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर ट्रायंगल का बेस को हम इस तरह से डिवाइड कर दें और पूछे कि इसमें कितने ट्रायंगल टोटल बने, तो आप क्या कहेंगे, बेस को काउंट कीजिए, 1, ये 2, 3 और 4। अब आपको 1 2 3 4 सबको ऐड कर देना था। ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 1 2 3 3 6 4 10, टोटल 10 ट्रायंगल बन गया। उसी तरह से मैंने आपको कल बताया कि अगर कोई वर्ग है, कोई आयत है, कोई चतुर्भुज है और उसको हम इस तरह से डिवाइड कर दिए। अब ये बताओ कितना भाग में बट गया, तो 1 2 3 4, 4 भाग में बटा, तो 4 में हमें 2 से गुना करना है, यानी कि इसमें 8 त्रिभुज होगा। अगर मान के चलो कि इसे कुछ और डिवाइड कर दें, इस तरह से डिवाइड कर दिया, बताओ टोटल कितना पार्ट में बना, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हिस्से में बटा। 8 हिस्से में बटने का मतलब 8 में 2 से गुना कर देंगे तो यह आ जाएगा कितना, 16, यानी इसमें टोटल 16 ट्रायंगल है। आई बात समझ में। तो यही बेसिक फिगर का यूज करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए यहां पर आपको एक बेसिक फिगर दिख रहा होगा, ये देखो, ये एक क्या है,
यह एक आयत है, या आप चतुर्भुज सिंपल मान लो। और इस चतुर्भुज को हम लोग कितना पार्ट में डिवाइड किए, देखो 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट में डिवाइड होने का मतलब कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 6 × 2 दैट इज 12, यानी इसमें 12 त्रिभुज बन गए। आगे बात समझ में। चलिए मैं आपको एक और यहाँ पर फिगर दिखाता हूँ, वो भी क्या है, चतुर्भुज ही है। देखना ध्यान से, देखो जो यहाँ पर मैं ग्रीन लाइन बना रहा हूँ यह भी क्या है, यह भी एक चतुर्भुज है। और इस चतुर्भुज को भी हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड किए, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये टोटल 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो कितने ट्रायंगल बन जाएंगे, 6 × 2, यानी कि इसमें टोटल 12 ट्रायंगल बन गए। अब देखो 12 ट्रायंगल इधर है, 12 ट्रायंगल इधर है, तो बेसिक फिगर के अनुसार 12 + 12 कितना बन गया, 24 बन गया। पर हाँ यहाँ पर देखिए 2 फिगर है, एक ये ग्रीन वाला हो गया और एक रेड वाला हो गया। जब भी 2 फिगर मिलेगा तो आपको पॉइंट ज्वाइंट पर देखना है। कौन सा पॉइंट देखना है, ज्वाइंट वाला पॉइंट देखना है। जहां पर जब मिल रहा है वो पॉइंट पर देखना है, तो वहां से कुछ और ट्रायंगल भी बनेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, आप ध्यान से देखना। जैसे हाँ ये वाला पॉइंट पर अगर हम बात करें, इस पॉइंट पर देखो ये दोनों यहाँ पर मिला है और एक यहाँ पर मिला है। पहले हम इस पॉइंट की बात करते हैं। अभी मेरे पास टोटल 24 ट्रायंगल हुआ है, उसके बाद देखिए कितना ट्रायंगल बनता है। पहले अगर इस पॉइंट की बात करेंगे, देखना इस पॉइंट से कितना ट्रायंगल होता है, देखना ये हो गया एक ट्रायंगल, एक हो गया। उसी तरह से फिर से देखो ये एक ट्रायंगल बना, दूसरा ट्रायंगल देखना यह हो गया दूसरा ट्रायंगल हो गया। और आगे देखना यह देखो यह हो गया तीसरा ट्रायंगल। 3 ट्रायंगल इस पॉइंट से देख लिए। और मैं आपको चौथा ट्रायंगल भी दिखाता हूं, ध्यान से देखना। देखो ये पॉइंट से देखना, देखो ये वाला हो गया चौथा ट्रायंगल। और इस पॉइंट से और दिखाता हूं, देखो ये पूरा ले लो, देखो फिर से देखो ये हो गया चौथा था या पांचवा, हाँ पांचवा ट्रायंगल। तो टोटल कितना ट्रायंगल बन गया, तो पहले से ये 24 था और 5 और कितना बन गया, टोटल 29 ट्रायंगल बन गया। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ 29 ट्रायंगल कहाँ से बना, जो ध्यान से देख लेना। देखो पहले तो 12 और 12 24 बन गया। 24 बनने के बाद देखो ये एक ट्रायंगल बनेगा, ये हो गया कौन सा, 25वां। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखो यहाँ से हम बनाए थे, यह एक बना 26वां। उसके बाद इसी को थोड़ा और पीछे तक लेकर जाएंगे तो ये बन गया 27वां। तो इस तरह से टोटल 27 ट्रायंगल बन गए। फिर इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो इस पॉइंट से देखो इस तरफ आ जाओ, ये बन गया 28वां। और इसी पॉइंट से एक और दूर तक चले जाओ, यह बन गया 29वां। तो इसमें टोटल कितने ट्रायंगल हो गए, टोटल 29 ट्रायंगल हो गए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इस क्वेश्चन में दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों तथा 2 संख्याओं को आपस में बदलने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए 2 चीज बदलना है। एक तो संख्या को भी आपस में चेंज करना है, जहां पर 6 लिखा हो वहां पर 12 लिख दो, जहां पर 12 है वहां पर 6 लिख दो, जहां पर गुना का चिन्ह है वहां पर माइनस लिख दो, जहां माइनस है वहां पर गुना लिख दो। तो इन 4 ऑप्शन में कौन सा हम चेंज करें कि 80 के बराबर हो जाए। तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस बारी बारी से हम सब संख्या को जिस तरह से चेंज करने के लिए बोला गया है उस तरह से हम इसमें चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 17 11 12 36 6 और 80 है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है कि गुना और माइनस को आपस में बदलना है। जहाँ पर गुना है, देखो ये गुना लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए, माइनस। और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, गुना। तो यहाँ पर क्या लिख देना है, गुना लिख देना है। और फिर आगे क्या करना है, 6 और 12 को आपस में इंटरचेंज करना है। देखो ये 6 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग 12 लिख देंगे, और जहाँ पर 12 है वहाँ पर 6 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या अगर 80 आता है तो हम लोग सही करेंगे। अब देख लेते हैं, 17 है प्लस का सिंबल, 11 गुना 12 था अब ये बन गया 6, पहले गुना था अब बन गया माइनस, 36 है और भागा में क्या है 12। सॉल्व कर लेते हैं। देखो 17 11 और 6 में गुना करेंगे 66 बन जाएगा, माइनस है तो माइनस, और 36 में हम 12 से भाग लगाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब बताओ, पहले ये 17 है, 17 में से 3 घटा देंगे 14, और 14 को में हम 66 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 80।
बाहर में भी कितना है, RHS में भी कितना है, 80। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर देखिए मेरा लक है क्या कि ये ऑप्शन ए में ही यह था। अगर ये ऑप्शन ए में नहीं होता तो हम फिर उसके बाद ऑप्शन बी भी चेक करना होता, ऑप्शन बी नहीं मिलता तो मुझे ऑप्शन सी चेक करना होता। तो इसमें ज़्यादा नहीं, आप कैलकुलेशन फास्ट करें और इसका सही जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, यह भी कथन निष्कर्ष से रिलेटेड है, हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट किया है कि सभी खेत फॉर्म हैं, सभी खेत फार्म हाउस हैं। तो देखो हम सबसे पहले क्या बना लिए, एक हम खेत बना लिए, खेत के लिए यह एरिया हो गया। सारा खेत किसके अंतर्गत है, तो ये सारा खेत जो है यह फार्म के अंतर्गत है, तो ये फार्म बन गया। दूसरा अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें क्या बोला गया, सम फील्ड्स आर गार्डन्स, कुछ खेत जो है वह बाग है। देखो यह है खेत, खेत का कुछ हिस्सा बाग है, तो हम लोग खेत का कुछ हिस्सा को हम लोग इस तरह से बाग बना लिए। अब यहाँ पर 3 निष्कर्ष दिया गया है, अब हम तीनों निष्कर्ष को बारी बारी से डील करेंगे। पहला कंक्लूजन क्या है कि कुछ फार्म हाउस खेत हैं, यानी फार्म हाउस और खेत में रिलेशन होना चाहिए। तो हाँ देखो ये पूरा का पूरा फार्म है, इसके अंदर में खेत है, पर ये वाला जो पॉइंट जहाँ पर मैं बना रहा हूँ ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, फार्म हाउस को भी रिप्रेजेंट करेगा एज वेल एज खेत को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो पहला निष्कर्ष क्या है, बिल्कुल सही है। अगर हम दूसरे निष्कर्ष की बात करें तो कुछ बाग खेत हैं, यानी बाग में और खेत में रिलेशन होना चाहिए। तो हाँ बिल्कुल, देखो ये बाग और खेत में रिलेशन है ना, ये बाग और खेत में रिलेशन है, तो दूसरा निष्कर्ष भी सही हो गया। तीसरे निष्कर्ष की बात करें तो क्या है, कुछ फार्म हाउस बाग हैं, यानी फार्म हाउस और बाग में भी रिलेशन होना चाहिए, ये दोनों भी एक दूसरे को ओवरलैप करना चाहिए। तो हाँ देखो ये वाला एरिया जो है वो फार्म हाउस भी है और बाग भी है। कहने का मतलब तीनों का तीनों निष्कर्ष सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। निष्कर्ष 1, 2 और 3 सभी सही है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही बढ़िया सवाल है और कैलेंडर से क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। 99% चांस है कि आपका हर एक सेट में कैलेंडर से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, 29 जनवरी 2003 को बुधवार है, आपको बताना है 26 फरवरी 2005 को हफ्ते का कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा, रविवार होगा, गुरुवार होगा या शुक्रवार होगा। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि एक समान वर्ष में, समान वर्ष कहने का मतलब जिसमें 365 दिन होता है, तो एक समान वर्ष से दूसरे अगले वर्ष में जाने के लिए हमें एक दिन ऐड करना पड़ेगा। अगर हम लीप वर्ष की बात करेंगे तो हमें कितना दिन ऐड करना होता है, हमें 2 दिन ऐड करना होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे पहले मुझे जानकारी है 29 जनवरी 2003 का, तो हम लोग लिख लेते हैं 29 जनवरी 2003। अब हम 29 जनवरी 2003 से अगले साल में जंप करेंगे सेम डेट में, यानी कि 29 जनवरी 2004 में जाएंगे। अब ये बताओ कि 2003 और 2004 मतलब 29 जनवरी 2003 से 29 जनवरी 2004 के बीच में क्या फरवरी आता है, तो हाँ फरवरी आएगा। फरवरी कौन सा आएगा, तो फरवरी 2003 का आएगा। तो क्या फरवरी 2003 लीप ईयर वाला है, नहीं, इसमें तो 28 दिन का होगा। तो इसमें केवल हम कितना ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, एक समान वर्ष के जैसा इसे ट्रीट करेंगे और 1 ऐड करेंगे। 29 जनवरी 2004 है, तो अब हम चलते हैं 29 जनवरी 2005 में। अब देखो 29 जनवरी 2004 से 29 जनवरी 2005 में कोई लीप वर्ष वाला यानी 29 फरवरी वाला दिन आता है, तो हाँ देखो 2004 जो है वह एक लीप वर्ष है, इसमें आएगा एक 29 फरवरी 2004, तो यह एक एक्स्ट्रा दिन होता है, इसलिए हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 दिन ऐड करना पड़ जाएगा। अब देखिए हमें चाहिए 2005, तो हम तो 2005 में आ गए, पर हमें जाना है 26 फरवरी तक। अभी तक हम लोग कहाँ तक आए हैं, 29 जनवरी तक। 29 जनवरी के बाद क्या होगा, 30 जनवरी, उसके बाद होगा 31 जनवरी और उसके बाद 26 फरवरी तक हमें जाना है, तो 26 दिन और।
तो टोटल कितना दिन एक्स्ट्रा हो गया। जैसे 29 जनवरी 2003 को कौन सा दिन है, इस दिन है बुधवार, इस दिन क्या है बुधवार। और बुधवार के बाद कितना दिन और आगे बढ़ना है, तो 1 2 3 और इधर देखो एक दिन, दूसरा दिन और ये 26 दिन। अगर इसे जोड़ दें 1 1 2 और 26 कितना हो गया 28 हो गया। अब देखो 28 आने का मतलब 7 का मल्टीपल आ गया, तो इसे हम 0 काउंट करेंगे। क्यों 0 काउंट करेंगे, क्योंकि हर 7वें दिन के बाद दिन जो है वह रिपीट करेगा। तो अगर 7 का मल्टीपल आ रहा है तो उसमें हम 7 से भाग लगाएंगे और जो शेषफल आएगा वही शेषफल हमें काउंट करना है। तो अभी देखो 1 दिन 2 3 दिन और 0 यानी टोटल 3 दिन हमें और ऐड करना है। अब देखो बुधवार है तो बुधवार के बाद अगला तीसरा दिन पर कौन होगा, देखो अभी बुधवार है, उसके बाद बृहस्पति होगा, गुरुवार होगा, उसके बाद शुक्रवार होगा और तीसरे दिन पर क्या होगा, शनिवार होगा। तो कहने का मतलब 26 फरवरी 2005 को कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से पढ़ना, क्या है क्वेश्चन में कि भारतीय महानगरों में विवाहित जोड़ों पर किया गया हालिया सर्वेक्षण दर्शाता है कि 20% जोड़ों को केवल एक बच्चा है। मान लिए कि टोटल 100 जोड़ा है, 100 कपल्स हैं जिनका शादी हुआ है, और फिर क्या है कि इस 100 में से 20 जो जोड़ा है जिसका केवल कितना बच्चा है, केवल एक बच्चा है। अब देखो 100 में से 20 लोग के बारे में तो पता चल गया, तो बाकी बचा कितना, 80 लोग। आगे देखिए शेष में से, शेष कहने का मतलब 100 में से 20 के पास एक बच्चा है तो शेष कितना हुआ, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 80 मिलेगा। इस 80 का 45% जोड़ों के 2 बच्चे हैं। देखो ये 80 है ना, तो 80 का 45% यानी 80 गुना 45/100 सॉल्व कर लेते हैं। 20 चौक 80, 20 पच्चे 100, 5 9 45, 4 और 9 में गुना किए 36, यानी 36 जोड़ों के पास कितना बच्चा है, तो 2 बच्चा है। अब आगे क्या बोला गया, शेष जोड़े। अब बताओ 80 में से 36 तो यहाँ पर आ गया, तो बाकी कितना बचा, तो 80 में से हम 36 को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 44 मिल जाएगा। शेष जोड़े के पास 3 या अधिक बच्चे हैं। आपको बताना है कि 3 या अधिक बच्चों वाले जोड़ों का प्रतिशत कितना है, यानी कि कितने ऐसे जोड़े हैं जिनका 3 या 3 से अधिक बच्चा है। तो देखो 20 जोड़े के पास एक बच्चा है, 36 जोड़े के पास 2 बच्चा है और 44 जोड़े के पास ही 3 या 3 से अधिक बच्चा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, 8 मित्र, थोड़ा इंग्लिश वाला भी देख लेना। 8 मित्र ABCDEFGH एक ही क्रम में एक दूसरे से समान दूरी पर एक गोलाकार टेबल के चारों ओर वामावर्त क्रम में बैठे हैं। देखो वामावर्त क्रम कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब घड़ी के दिशा में। देखो घड़ी इस तरह से घूमती है ना, तो हमें इस तरह से घुमाना है। सभी टेबल के केंद्र का सामना कर रहे हैं, यानी सबका मुख किधर है, केंद्र की तरफ है। जी दक्षिण पूर्व में बैठा है तो ए किस दिशा में बैठा होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया सवाल है, कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए सबसे पहले तो बोला गया है इनका सीक्वेंस, देखिए क्या सीक्वेंस में ABCDEFGH ही है, तो हाँ ये एक ही क्रम में बोला गया, मतलब इसी क्रम में है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, डायरेक्शन का ले लेना है। ऊपर में हम लोग नॉर्थ, नीचे में साउथ, दाएं तरफ ईस्ट और बाईं तरफ वेस्ट लिखते हैं। अब यहाँ पर ये जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन होने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। ये वाला देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ गया तो इसे नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। ये वाला वेस्ट और नॉर्थ में आ गया तो नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। और इसको देखो साउथ और वेस्ट में है तो इसे हम लोग साउथ वेस्ट कहेंगे। अब देखो इसमें क्या बोला गया कि जी का जो पोजीशन है वह दक्षिण पूर्व में बैठा है। देखो जो सेंटर है, देखो इस तरह से हम अगर इसको सर्कल मान ले तो सेंटर से किधर बैठा है, दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व कहने का मतलब साउथ ईस्ट में बैठा है, तो साउथ ईस्ट तो यहाँ हुआ ना, तो यहाँ पर कौन हो गया, जी बैठा है। और बैठने का क्रम किस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे देखो जी के बाद कौन आएगा, एच आएगा, तो देखो जी के बाद एच, तो यहाँ पर एच बैठेगा। और उसी तरह से आगे पैटर्न घुमा लो, देखो ABCDEFGH, एच खत्म हो गया तो फिर एच के बाद कौन आएगा,
ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई आएगा, ई के बाद एफ आएगा और फिर कौन आ गया, जी। तो देखो ये पैटर्न इस तरह से काम हुआ ना, देखो ए बी सी, देखो घड़ी के विपरीत दिशा में काम किया। क्वेश्चन क्या है, ए किस दिशा में बैठा है। अब देखो ए का पोजीशन क्या है, ए यहाँ पर है ना, ए यहाँ पर होने का मतलब इस डायरेक्शन में, और ये कौन सा डायरेक्शन है, ये है नॉर्थ ईस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। और यह क्वेश्चन घन घनाभ से रिलेटेड है। कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, पासेस से रिलेटेड है। क्वेश्चन में क्या है कि हम शीर्ष फलक पर संख्या 4 प्राप्त करते हैं तो तल पर स्थित फलक पर कौन सा संख्या होगा। कहने का मतलब अगर ऊपर में 4 है तो नीचे में कितना होगा। दूसरी तरह से इसी क्वेश्चन को क्या कहेंगे कि 4 के विपरीत फलक पर, 4 के अपोजिट फेस पर कौन सा नंबर होगा। कैसे करेंगे, अब देखिए एक ही पासा का 2 प्रारूप दिखाया गया है। इसमें 5 4 6 है, इसमें 3 5 6 है। कॉमन ढूंढ लेते हैं, यहाँ पर 5 6 और यहाँ भी 5 6 कॉमन दिख गया। 5 6 कॉमन दिखने का मतलब है कि 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होगा। ये आपको ध्यान में रखना। जैसे अगर इस तरह से जब 2 पासा यहाँ पर दे दिया जाता है और सामने वाले फेस पर ए बी है और किसी तरह से आप बना लीजिए, और यहाँ पर अगर हम ए बी और यहाँ पर डी लिख दें तो अगर 2 कॉमन हो जाए, ए बी कॉमन हो जाए तो जो बच जाता है, यानी यहाँ पर सी बच गया, यहाँ पर डी बच गया, तो सी और डी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ भी देखिए 5 और 6 कॉमन है, इसका मतलब कि 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। बोला क्या गया कि अगर 4 ऊपर में है तो नीचे में क्या होगा, 3 होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। और हाँ, इसमें भी काफ़ी सारे बच्चों गलत जवाब दिए थे, और जिनको भी यह पीडीएफ चाहिए, जिनको भी सेट प्रैक्टिस ग्रुप में जुड़ना है, आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करेंगे। क्या है, यहाँ पर आपको बेन आरेख के माध्यम से दर्शाना है। किसे दर्शाना है, ईंधन, डीजल और तरल को। ईंधन, डीजल और तरल को दर्शाना है। तो अब हम इसमें से रिलेशन देखेंगे, ईंधन क्या है, डीजल क्या है और तरल क्या है। अगर हम ईंधन की बात करें तो सबसे पहले हम एक ईंधन के लिए एक सर्कल बनाएंगे, ईंधन के लिए एक सर्कल बनाएंगे। अब हम सोचेंगे डीजल को लेके, क्या डीजल ईंधन के रूप में काम आता है, क्या डीजल ईंधन का काम करता है। तो हाँ बिल्कुल, डीजल जो है वह ईंधन का ही काम करता है। तो यह जो सर्कल है, अगर यह फ्यूल के लिए है, ईंधन के लिए है, तो इसके अंदर में क्या आ जाएगा, डीजल आ जाएगा। क्लियर। अब आगे देखो, तरल है, लिक्विड है। अब बताओ क्या डीजल जो है वह लिक्विड होगा, क्या डीजल लिक्विड होगा। तो हाँ, तो डीजल भी लिक्विड के अंदर में आना चाहिए, लिक्विड के अंदर में होना चाहिए। अब हम ईंधन और तरल के बीच में समानता देखते हैं, क्या ईंधन तरल होता है। तो हाँ देखो, ईंधन में, फ्यूल में हम लकड़ी का भी यूज कर लेते हैं, फ्यूल में हम डीजल पेट्रोल का भी यूज कर लेते हैं। तो ईंधन जो है वह लिक्विड भी होगा, लिक्विड नहीं भी होगा। और लिक्विड में, अब देखो लिक्विड में तो पानी भी होता है, तो क्या पानी फ्यूल का काम करेगा, तो नहीं काम करेगा। तो हमें फ्यूल और लिक्विड के लिए इस तरह का बनाना होगा, और डीजल जो है वह दोनों में कॉमन है, तो डीजल को अंदर में डाल देंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए मूव करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप फोकस करेंगे कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर देखिए क्या है, एल आई से किस प्रकार संबंधित है। आपको एल और आई पर रिलेशन ढूंढना है, एल और आई का रिलेशन ढूंढना है। तो एल और आई से पहले जितने भी रिलेशन है आप सबको हटा दें। जैसे यहाँ पर देखो क्या है, एस एम यू एल जेड आई, हमें एल और आई के बीच में रिलेशन चाहिए। तो हमें यह स्टार्टिंग के 3 से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, एल गुना जेड माइनस आई से मतलब है। अब देखो गुना वाले पर हम चढ़ते हैं कि एल गुना जेड है, तो गुना का मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखो गुना वाला टर्म ये है, अगर एल गुना जेड है, ए गुना बी लिखा हुआ है, इसका मतलब है ए जो है वह बी का पिता है। यानी एल गुना जेड है, इसका मतलब हो गया कि एल जो है वह जेड का पिता है। तो एल जेड का पिता है, यानी जेड के पहले जनरेशन का हो गया, और एल पिता होने का मतलब प्लस सिंबल यूज कर देंगे। फिर आगे देखो जेड माइनस आई है, अब हमें माइनस वाले रिलेशन में चलना है कि माइनस का मतलब क्या है। तो ये देखो माइनस वाला हो गया। ए माइनस बी का अर्थ क्या है कि ए जो है वह बी का पुत्र है, ए जो है वह बी का पुत्र है। उसी का यहाँ पर देखो जेड माइनस आई का मतलब
जेड जो है वह आई का पुत्र है, जेड जो है वह आई का पुत्र है। अब यहाँ पर देखो, जेड का पहले से हमें पता है कि जेड है वह एल का बेटा है, या बोल सकते हैं कि जेड का पापा एल है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जेड जो है वह आई का पुत्र है। आई का पुत्र कब होगा? जब एल और आई पति पत्नी होंगे, यानी और एल अगर पापा है तो आई इसकी माँ हो जाएगी। क्वेश्चन में बोला गया एल आई से किस प्रकार संबंधित है, आई का कौन लगेगा एल, तो आई का पति लग जाएगा, हस्बैंड लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से आज का यह सेट कंप्लीट हो गया, सेट नंबर 22। चलिए, कल के क्लास में कल हम लोग सेट 23 का डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन करने से पहले कल मैं आपको सुबह में यह सेट आपको दे दूंगा, सेट नंबर 23। आपको टाइम कल शाम 5 बजने तक या सेट को सॉल्व करने का टाइम होगा, उसके बाद यह मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जिनको भी यह सेट चाहिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा। वहाँ पर आपको डेली बेसिस पर जीके जीएस का, रीजनिंग का और मैथ्स का सेट दिया जाता है। साथ ही साथ अगर आपका कोई अपना भी डाउट है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें और अपना ध्यान रखें।